हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं आपका दोस्त, आपका भाई विवेक। अपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अपने एक क्विक समरी ले लेते हैं। अपने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो पहले अपने ने पढ़ा था रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को रोटेशन करना, और पावर क्या दी है मेंबर्स को। मेंबर्स के पास पूरी पावर है कि अगर आपने ऑडिट फर्म को अपॉइंट करा है तो उसके जो भी पार्टनर्स हैं उसको आप रोटेट कर सकते हो। आपको ए नहीं चाहिए तो आप बी को अपॉइंट कर सकते हो, बी को आप काम में लगा सकते हो। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। फिर ऑडिट के पास मेंबर्स के पास ये भी पावर है कि आप एक से ज्यादा ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। फिर अपने को बताया था कि अगर वो उसका एक्सपायरी ऑफ टर्म हो रहा है तो फिर क्या। तो अपने ने देखा था कि अगर ऑडिट कमेटी है तो वो क्या करेगी, वो बोर्ड को डायरेक्ट, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको रिकमेंड करेगी जो भी नया इंडिविजुअल या फिर नया ऑडिट फर्म आने वाला है उसके बारे में। बोर्ड चाहे तो उसको, बोर्ड को कंसिडर करना पड़ेगा। बोर्ड शैल कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमिटी, एंड उस चीज को वो नेक्स्ट ऑडिटर को इन एजीएम में बताएगी कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं मेंबर्स के सामने। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड जो है वो खुद ही ये सारा काम कर सकती है। अगर कोई कंपनी है जो 177 में रिक्वायर्ड नहीं है एज ऑडिट कमेटी बनाने के लिए, एंड फिर भी उसने बनाया, तो बोर्ड चाहे तो उसकी बात को कंसिडर करे, चाहे तो नहीं भी करेगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हमने देखा था कि अगर इस रूल के कमेंसमेंट से पहले ही कोई ऐसी फर्म है जिसने फर्दर सो एंड सो ईयर्स के एक्सपीरियंस दे रखी है तो उसको फर्दर 3 साल का ट्रांजिशनल पीरियड मिल सकता है। ये अपने देखा था। फिर यहाँ पे उसकी कुछ डेफिनेशंस बताई गई थी। सिमिलरली ऑडिट फर्म के लिए, वो इंडिविजुअल की बात है, ऑडिट फर्म के लिए भी सेम चीज क्राइटेरिया बताया था कि अगर 10 साल या उससे ज्यादा इतने साल का ऑलरेडी मेरा वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ पे काम करा है, तो मेरे को फर्दर कुछ 3 साल का ट्रांजिशनल पीरियड मिल सकता है। ठीक है। फिर अपने ने देखा था कि क्या होता है सेम नेटवर्क और कॉमन पार्टनर के बारे में। अगर सेम नेटवर्क है, जो ऑडिटर हमारा करंटली है वो एक्सपायर हो रहा है, उसका टर्म एक्सपायर हो रहा है, एंड वो आउटगोइंग ऑडिटर बन चुका है, एंड जो इनकमिंग ऑडिटर है वो दोनों के बीच में अगर किसी भी तरीके से सेम नेटवर्क है, सेम नेटवर्क क्या होता है वो अपने ने देखा था कि जिसका एक ही नेम है, ब्रांड के अंदर काम कर रहा हो, एक ही लोगों के अंदर काम कर रहा हो, रिसोर्सेज, क्लाइंट, पार्टनर या फिर कंट्रोल एक ही जैसा हो, तो वो चीजें हैं वो सेम नेटवर्क के अंदर आ जाती है। अपने बिग फोर का एक एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो वो वाली चीज इसके अंदर बताई गई है। फिर ये वाली चीज भी उसी के रिलेटेड बता रही है। फिर यहाँ पे बताया गया कि जहाँ पे जॉइंट ऑडिटर एक साथ काम करते हैं वहां पे हमें इस तरीके से रोटेशन करना चाहिए कि दोनों या फिर जितने भी जॉइंट ऑडिटर हैं उनका टर्म जो है वो एक साथ एक ईयर पे खत्म ना हो। इसके लिए अपने ने एग्जांपल दिया था कि अगर एक का 2025 में खत्म हो रहा है तो दूसरे का एटलीस्ट 1 या 2 साल बाद उसका खत्म हो। ठीक है। फिर अपने थोड़े बहुत एग्जांपल देखे थे। फिर अपने देखा था कि फर्स्ट ऑडिटर है तो उसको अपॉइंट कैसे कर सकते हैं। तो जब भी तुम्हारा कमेंसमेंट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दी कंपनी हो रहा है उसके 30 दिन के अंदर तुम्हें अपॉइंट करना होगा। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें मेंबर्स को बताना पड़ेगा जो अगले 90 डेज के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर गवर्नमेंट ऑडिटर की बात की जाए तो उसके अंदर क्या बताया था कि तुम्हारा जो भी इनकॉर्पोरेशन है उसके 60 डेज के अंदर सीएजी अपॉइंट करेगा। सीएजी अगर अपॉइंट नहीं कर पाता तो फिर डायरेक्टर को मौका मिलेगा अगले 30 दिन के लिए कि तुम अपॉइंट करो। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर सका तो अगले 60 डेज के नेक्स्ट 60 डेज के लिए मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स कंपनी, जो भी कंपनी के मेंबर होंगे, वो उन्हें मौका मिलेगा ऑडिटर को अपॉइंट करने का। यानी टोटल में 150 डेज इनको मिल जाते हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में बताया था कि जब भी तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कमेंस हो रहा है उसके 180 डेज के अंदर तुम जो है सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर लोगे। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, तो अगर किसी भी तरीके से तुम्हारा टर्म यानी ऑडिटर का टर्म एक्सपायर नहीं हो रहा है एंड उसके पहले वो या तो रिजाइन कर रहा है या तो उसकी कोई पर्सनल रीजन की वजह से डेथ हो गई, उस हिसाब से वो वैकेंसी हो रही है, तो उसको कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। तो उस चीज के अंदर जो है बोर्ड को सारी वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी और वो भी 30 दिन के अंदर हमें फिल करनी पड़ेगी। बट अगर वो चीज अगर रेजिग्नेशन से हुआ है, यानी अगर सामने वाला ऑडिटर उसने रिजाइन किया है फ्रॉम द कंपनी, तो उसके लिए उसको जो है 3 महीने के अंदर पहले मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में ओआर पास कराना पड़ेगा। ये था अदर देन सीएजी वाला। अगर सीएजी की बात करें तो पहले मौका मिलेगा सीएजी को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर उसने 30 दिन के अंदर काम कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो नेक्स्ट 30 डेज मिलेगा अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को।
ठीक है। रीअपॉइंटमेंट की बात की गई है कि क्या हम रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, जब वो डिस्क्वालीफाइड या डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, जब उसने अपनी अनविलिंगनेस नहीं लिखी हो राइटिंग के अंदर कि मैं नहीं अपॉइंट होना चाहता हूँ, या फिर तब हम रीअपॉइंट कर सकते हैं जब हमने ऐसा कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया जिसमें हमने मीटिंग में ऐसा बोला कि हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, या फिर हमने ऐसा कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया जिसके अंदर स्पेसिफिकली या फिर एक्सप्रेसली हमने बताया हो कि हम उस ऑडिटर को तो एटलीस्ट रीअपॉइंट नहीं करेंगे। इस मैटर्स में हम जो है उसको रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। फर्दर सब सेक्शन 10 क्या बोल रहा था कि भैया कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ या फिर अपॉइंटमेंट की बात नहीं हुई है तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसको उसी को हम कंपनी की ऑडिटर मान लिया जाएगा। ठीक है, भले लेकिन हम भले उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, भले वो डीमिंग प्रोविजन से जो है वो ऑडिटर रहा है, लेकिन स्टिल अपने को सेक्शन 9 की सारी चीजें, सारी प्रोविजन एक और बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज थी। एंड हमने देखा था कि ऑडिट कमेटी अगर तुम्हारा कंपलसरी बनाने का आता है एंड तुमने ऑडिट कमेटी बना रखी है तो तुम्हें सारे अपॉइंटमेंट, सारे कैजुअल वैकेंसी की फाइलिंग जो है वो आफ्टर रिकमेंडेशंस, आफ्टर कंसीडरिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ सच ऑडिट कमेटी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक ओवरव्यू। नाउ हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 140। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन नंबर 139 खत्म कर दिया था, अब हम सेक्शन नंबर 140 देखते हैं जिसके अंदर बताया गया कि रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। तो अगर ऑडिटर को रिमूव करना है या फिर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है या फिर स्पेशल नोटिस देने की बात आती है तो क्या चीज बताता है वो इस सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, तो सब सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड फॉर रिमूवल, ये सारी चीजें वही सिंपल वापस बता रखा है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर हिज टर्म, अगर उसका टर्म खत्म नहीं हो रहा है स्टिल हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या मैनर होगा। द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर 139 सेक्शन 139 मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उसके टर्म्स के एक्सपायर होने से पहले हम उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कैसे, उसके लिए पहले हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, आपने फाउंडेशन में पढ़ा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75%। ठीक है, तो हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है कंपनी के अंदर पास करना पड़ेगा एंड यानी साथ के अंदर ये करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ ये बी वाला पॉइंट भी करना पड़ेगा। क्या बोलना चाहता है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो भैया हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे अप्रूवल देने के लिए? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अपनी जो ये अप्रूवल की पावर है वो रीजनल डायरेक्टर को दे रखी है। तो अगर हमने रीजनल डायरेक्टर की परमिशन ले ली तो ये मान लिया जाएगा कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले ली है। तो हमें सिंपल सी चीज यही करनी है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है एंड हमने रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेना है, दैट विल बी डीम्ड कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली है। ठीक है, बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन हमें ADT 2 में रीजनल डायरेक्टर को बताना पड़ेगा एंड शैल बी अकम्पनीड विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस, यानी उसके साथ जो भी फी रहने वाली है वो अपने को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो भी फॉर्म की फी रहती है एंड प्रोसीजर की फी रहती है वो अपने को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये दो मैनर में हम जो है ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ द रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड, यानी ये जो रिजोल्यूशन हम पास कर रहे हैं उसके 30 दिन के अंदर, यानी समझ लो मैंने आज ही मैंने रिजोल्यूशन पास किया तो विद इन 30 डेज मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। ठीक है, तभी वो वैलिड माना जाएगा और एल्स वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। ये अपने फटाक से एक बार खत्म कर देते, क्या बोला है देखो। यहाँ पे इस डेट पे मैंने जो है स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो पास करा। ठीक है, तो इसके 30 डेज के अंदर मेरे को सीजी यानी अपने को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, सीजी को या फिर बोले तो रीजनल डायरेक्टर को अपने को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ ये एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। ठीक है, नाउ जिस दिन भी वो एप्लीकेशन अप्रूव हो रहा है ना, जिस दिन भी वो एप्लीकेशन अप्रूव हो रहा है, समझ लो यहाँ पे अप्रूव हो रहा है वो एप्लीकेशन, तो उसके 60 डेज के अंदर देखो क्या बोला, उसके 60 डेज के अंदर जो है अपने को जनरल मीटिंग बतानी पड़ेगी, जनरल मीटिंग रखनी पड़ेगी जिसके अंदर सारा फर्दर डिसीजन किया जाएगा। एकदम सिंपल है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं।
Mr. Suresh, a chartered accountant, was appointed by the board of directors of AB Limited. यानी AB Limited एक कंपनी है जिसके अंदर मिस्टर सुरेश को अपॉइंट किया है एज एन फर्स्ट ऑडिटर. The company in general meeting removed Mr. Suresh without seeking the approval of central government. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जी माई बाप की परमिशन लिए बगैर हमने सुरेश को निकाल दिया. इतने बड़े हो गए ये लोग, ये देखो. एंड अपॉइंटेड मिस्टर गुप्ता, एंड गुप्ता जी को अपॉइंट कर लिया उनकी जगह पे. भाई ये सही है नहीं है बताओ भाई, कोई एंगल से सही नहीं है. क्या क्या बोल रहे हो भाई भैया, कैसे काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा. द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 141 सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030. इसीलिए इन्होंने जो रिमूवल करा है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है. भाई ये काम नहीं चलेगा. अभी आपने बताया कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए ही रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं ले रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट कर रखी है रीजनल डायरेक्टर को. कम से कम उनकी मतलब उनकी तो परमिशन लेनी ही होगी. कैसे काम चलेगा. द कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे अपने आता है इन केस ऑफ अ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी या फिर स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी. अब ये होता क्या है भैया, मेरे को ये बताओ. स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, ये चीज क्या होती है. तो समझो ये होता क्या. देखो एक होता है, सोचो एक नई फाइनेंशियल सिटी बनाई गई हो जिस गुजरात के अंदर सोचो एक नई फाइनेंशियल सिटी बनाई हो जहां पे सारे फॉरेन जैसे काम होते हैं, जैसे वो डॉलर में सारे लेन देन होंगे या फिर ग्लोबल कंपनीज वहां पे आकर के काम करेंगी. उसका नाम गिफ्ट सिटी रख दिया है. उसका नाम जो है गिफ्ट सिटी रख दिया. वह गिफ्ट सिटी का मतलब क्या, वहां पे गिफ्ट मिलेंगे हम सबको. अरे नहीं पगले, क्या बोला गया. गुजरात, इसका फुल फॉर्म देखो, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये है उसका फुल फॉर्म. यानी गुजरात में एक ऐसी जगह बना रखी है जहाँ पे फॉरेन के काम होते हैं, ज्यादातर ग्लोबल कंपनीज आती है वहाँ पे डॉलर में ही डीलिंग होती है. उसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं. उसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी. ठीक है, ये गुजरात में एक सिटी है, इसी समझ लो. आईएफएससी क्या होती है, पहले एक एक चीज समझो फिर उसके हिसाब से आपको समझ आएगा. आईएफएससी चीज क्या होती है. तो गिफ्ट सिटी के अंदर, ये जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी के अंदर एक स्पेशल एरिया बनाया गया है जिसका नाम आईएफएससी है. आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है. आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर. तो वो गिफ्ट सिटी के अंदर एक आईएफएससी स्पेशल एरिया बनाया गया जिसका नाम रख दिया इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर. ठीक है, जहाँ पे जैसे बैंक हो गए, इंश्योरेंस हो गए, वरना समझ लो स्टॉक एक्सचेंज हो गए, यानी फाइनेंस वाली कंपनी जो है वो वहाँ पे काम करेगी. सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे होता है, जैसे फॉरेन की क्लाइंट होते हैं, डॉलर में सारी डीलिंग्स होते हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे बताई गई है. अब आईएफएससी पब्लिक कंपनी और आईएफएससी प्राइवेट कंपनी अपने देख रहे थे. तो अगर कोई कंपनी आईएफएससी में काम करती है, इसमें काम करती है, और उसे गवर्नमेंट या फिर सेबी या फिर आरबीआई ने परमिशन दी है, तो उसे कहते हैं स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी. आईएफएससी कंपनी यानी मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मैं इस एरिया में काम कर रहा हूं एंड मैंने गवर्नमेंट का या फिर सेबी या फिर आरबीआई की परमिशन ले लिए, उन्होंने मेरे को लाइसेंस दे रखा है इस चीज का, तो मेरे को स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी बोलते हैं. एकदम सिंपल है कि समझ लो गुजरात में एक फाइनेंस वाली कंपनी, फाइनेंस की सिटी बना रही है जिसका नाम रखा है उन्होंने गिफ्ट सिटी. वहाँ पे क्या फुल फॉर्म होता है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, वहाँ पे बना रखा है. उस गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अंदर एक एरिया बनाया गया है जिसका नाम रखा है आईएफएससी, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर. उसके अंदर अगर मैंने अपनी कंपनी बनाई है एंड ये प्लस है, देख लेना यहाँ पे, ये ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है,
कि मैंने बनाई है नो डाउट, बट साथ ही साथ मैंने गवर्नमेंट या फिर सेबी या फिर आरबीआई की परमिशन ली है, उन्होंने मेरे को लाइसेंस दिया है, तो मेरे को बोला जाएगा स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी। नाउ दो तरीके की वो होती है स्पेसिफाइड कंपनी, एक होती है आईएफएससी पब्लिक कंपनी, एक होती है आईएफएससी प्राइवेट कंपनी। तो ठीक है, अगर ये वाली कंपनी जो अभी मैंने बताया वो वाली कंपनी के केस के बारे में बता रहा है कि क्या है। तो इन केस ऑफ दीज कंपनीज वेयर within a period of 60 days from the date of submission of application to the government under this subsection, यानी इन्होंने क्या बोला, जैसे हम गवर्नमेंट को हमने यहाँ पे ये ना, हाँ, गवर्नमेंट को अपने एप्लीकेशन दिया है ना 30 दिन के अंदर, यहाँ पे क्या बोला कि हमने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे दिया है, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन नो डिसीजन इज कम्युनिकेटेड। भाई मेरे को एप्लीकेशन सबमिट करे हुए 60 डेज हो गए, आईएफएससी कंपनी बोल रही है हमको कि मेरे को 60 डेज हुए हैं और अभी तक कोई भी डिसीजन जो है कम्युनिकेट नहीं किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कोई भी डिसीजन नहीं कम्युनिकेट किया है, तो ये मान लिया जाएगा, इट वुड बी डीम्ड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एप्लीकेशन एंड द कंपनी शैल अपॉइंट न्यू ऑडिटर एट द जनरल मीटिंग कन्वेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। यानी एकदम सिंपल सी चीज बोली गई है कि अगर भैया हम स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी है और उसने एप्लीकेशन दी है कि भाई मेरे को अपना ऑडिटर रिमूव करना है, और वो एप्लीकेशन दिए हुए 30 दिन से ज्यादा क्या 60 डेज हो गए एंड अभी भी कोई भी डिसीजन नहीं दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये मान लिया जाएगा कि भैया आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, आप जो है नया ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो एजीएम के अंदर 3 महीने के अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। यानी यहाँ पे 60 डेज एक्सपायर हो रहा है तो उसके 3 महीने के अंदर हमें जो है एक दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, हमें कोई भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते अपने को। नाउ ये बताया गया है गिविंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीइंग हर्ड, तो हम उस बेचारे ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं, तो वो भी उसके टर्म्स के एक्सपायर होने से पहले, तो ऑडिटर जो भी कंसर्न है उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि भाई उसे भी सुना जाए, उसे भी बताया जाए कि भाई तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है, तुम्हारे ऊपर ये सो एंड सो एलिगेशंस लगा रहे हैं, इस बेस पे तुम्हें निकाल रहे हैं, तो तुम्हें इसकी सफाई में कुछ बोलना चाहेंगे ही नहीं चाहेंगे, वो वाली चीज बताई गई है। तो यहाँ पे बस वही बताया गया कि लेटिंग मैक्सिमा है ऑडिट Audi alteram partem is the principle of natural justice where every person gets chance of being heard to respond to the charges, evidence or action against them। ठीक है, ये देख लेंगे। Now अपने illustration देखते हैं। Special resolution to remove auditor at the general meeting shall be passed within how many days from the approval of the government? तो 60 days। ये रहा अपना आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एक समरी दे रखी है कि अगर हमें ऑडिटर को रिमूव करना है तो क्या, एक बार इसको भी गो थ्रू हो जाते हैं कि पहले हमें एक स्पेशल नोटिस देनी पड़ेगी। स्पेशल नोटिस इज रिसीव्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो स्पेशल नोटिस देंगे सबको कि हमें जो है ऑडिटर को रिमूव करना है। उसके बेस पे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, उसमें डिसाइड किए जाएंगे कि क्या हमें रिमूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड देन ऑथराइजिंग द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन टू द सीजी थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन, कि अगर वो लोग मान गए तो फिर वो लोग बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे एंड उसके लिए वो ऑथराइज करेंगे कि ठीक है भाई तुम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल कर दो। फिर हम जो है एप्लीकेशन देंगे सीजी को जो कि विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए एंड वो हम देंगे ADT 2 के अंदर। ठीक है, यानी पहले अपने ने स्पेशल नोटिस पास करें, वो अपने ने बोर्ड मीटिंग के अंदर दी जहां पे बोर्ड रिजोल्यूशन हुआ और बोला गया कि ठीक है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल कर सकते हो, तो यहाँ से वो जो है एप्लीकेशन देंगे इसके 30 दिन के अंदर जो है हम सीजी को ADT 2 के अंदर हम बताएंगे कि भाई ऐसी रीजंस है, ऐसी चीजें हैं। नाउ अप्रूवल ऑफ सीजी रिसीट हो गई, इन्होंने जो है सीजी ने भी जो है परमिशन दे दी, ठीक है कि हाँ तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीजी का अप्रूवल आने के बाद आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द सीजी स्पेशल नोटिस टू बी सेंड फॉर एजीएम, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है उसके 60 डेज के अंदर हमें अपनी मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें ऑडिटर को भी एक जनरल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, भाई तुम्हें भी सुनते हैं और जो भी सुन के काम करना होगा हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको हटा देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे हमारा सबसेक्शन 1 खत्म हो जाता है अपना 140 सेक्शन का।
नाउ सबसेक्शन 2 और 3 देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। नाउ ये थी कि बात कंपनी को ऑडिटर को निकालना है, तो वो चीजें जो है 140 के अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर बता रखा है। बट अब जो है रेजिग्नेशन किया जा रहा है बाय द ऑडिटर, ऑडिटर जो है वो रिजाइन कर रहा है, तो उसके अंदर क्या बताया गया है, तो इसके अंदर बताया गया कि तो पहले तो स्टेटमेंट बताना फाइल करना पड़ेगा। क्या बताया गया इसके अंदर, देखो, इफ द ऑडिटर हैज रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, अगर कंपनी से ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो ही शैल फाइल अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म एडीटी 3, उसको एडीटी 3 फाइल करना पड़ेगा विद द कंपनी एंड रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर, जब भी वो रिजाइन कर रहा है उसके 30 दिन के अंदर, मैंने आज रिजाइन किया तो आज से 30 डेज के अंदर जो है मेरे को कंपनी को और रजिस्ट्रार को एडीटी 3 देनी पड़ेगी। द ऑडिटर शैल इंडिकेट द रीजंस, उसमें रीजन बताएंगे और अदर फैक्ट जो भी उसको लिए रेलिवेंट लगता है, और उसमें वो सारे स्टेटमेंट में ये सारी चीजें बता देगा। ये था कंपनीज अदर देन सीएजी। अब सीएजी के केस के अंदर क्या है, नहीं सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल कंपनीज और ये गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ये क्राइटेरिया बता रखा है। तो गवर्नमेंट कंपनी का अगर जो ऑडिटर है उसे रिजाइन करना है तो उसके लिए क्या, तो ऑडिटर शैल फाइल सच स्टेटमेंट विद सीएजी, तो सीएजी को इसे बताना पड़ेगा ऑफ इंडिया अलोंग विद द कंपनी, कंपनी को भी बताना पड़ेगा एंड रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा कि भैया मेरा ये रीजंस है और ये अदर फैक्ट्स है, इस वजह से जो है मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो ये वही बता रखा है कि गवर्नमेंट कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जो अपने ने पीछे पढ़ लिया है। ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समरी पढ़ के ही आपका पूरा ये वाला काम हो जाएगा, तो आप ये भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। समरी देख करके क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर रिजाइन कर रहा है तो क्या, और अदर केस में रिजाइन कर रहा है तो क्या, तो दोनों में ही अपने को एडीटी 3 फाइल करना ही पड़ेगा, और दोनों में ही रेजिग्नेशन के 30 डेज के अंदर फाइल करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन के 30 डेज के अंदर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन बस गवर्नमेंट कंपनी में कंपनी को भी ये चीजें बतानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को भी ये चीजें बतानी पड़ेगी एंड सीएजी को भी ये चीजें बतानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी का मेन ऑडिटर ही सीएजी होता है जो सबको अपॉइंट करता है। बाकी अदर केस में सीएजी का कोई रोल नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ कंपनी और रजिस्ट्रार को बताएगा ये सारी चीजें, तो कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है। नाउ पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन, अगर ऑडिटर जो है किसी भी तरीके से ऊपर के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रहा तो उसको क्या क्या पेनल्टी हो सकती है वो बताया गया है। तो ही और इट, यानी ही जो है ना, ही जो है वो इंडिविजुअल के लिए यूज किया है, एंड ही शैल इंक्लूड शी, वो अपने आगे वाले जो चैप्टर्स जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर बताया गया है उसमें देख लेंगे क्या बताया गया है। एंड इट का जो वर्डिंग यूज किया गया है वो फर्म के लिए यूज करा है। ठीक है। तो ही और इट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000, 50,000 रुपए, या फिर अमाउंट इक्वल टू द रेम्यूनरेशंस ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। यानी समझ लो कि मैं XYZ लिमिटेड में ऑडिटर था एंड यहाँ पे मेरे को रेम्यूनरेशन मिलती थी 40,000। ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला गया कि अगर मेरे को रिजाइन करना और गलती से मैंने कोई भी प्रोविजंस अप्लाई जो भी होते हैं वो कंप्लाई नहीं किया तो मेरे को पेनल्टी होगी, पहली या तो 50,000 रुपए मेरे को पे करने होंगे एज एन पेनल्टी, और या तो मेरी जो रेम्यूनरेशन है, मेरी रेम्यूनरेशन कितनी है 40,000, मेरे को कितने पैसे मिल रहे थे तो 40,000, तो ये दोनों में से विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा वो होगा मेरा पेनल्टी का पैसा। तो 40,000 रुपीज मेरे को एज एन पेनल्टी पे करने रहेंगे। ठीक है, सिंपल। एंड ये तो देना ही देगा, ये तो इतना तो मेरे को देना ही पड़ेगा, एंड उसके साथ में क्या देना पड़ेगा, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, अगर मैं फिर भी कंटिन्यू फेलियर कर रहा हूँ उस चीज को, अभी भी फर्दर कंप्लाई नहीं कर रहा, विद अ फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डेज आफ्टर द डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख। यानी मेरा अभी भी फेलियर हो रहा है, मैं उस चीज को कंप्लाई नहीं कर रहा, तो जिस दिन भी वो कंप्लाई नहीं हुआ उसके अगले दिन से हर एक डेज मेरे को 500 रुपए एक्यूमुलेट होते जाएंगे टिल जब तक मैं उसको कंप्लाई नहीं करूं। समझ गए? और ये 500 रुपए जो है वो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम जो है वो सिर्फ 2 लाख तक जा सकता है, 2 लाख तक की लिमिट है, 2 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। एकदम सिंपल सा, कुछ खास नहीं था, देख लेना। नाउ मेन सबसेक्शन 4 ये क्या बोलता है,
सबसेक्शन 4 के अंदर क्या बोला गया है, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, यानी जो भी रिटायरिंग ऑडिटर है हम उसको अपॉइंट ना करके किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उस चीज में क्या, तो हमें पहले एक स्पेशल नोटिस जो है वो देनी पड़ेगी। अगर उसका जो है टर्म कंप्लीट नहीं हो रहा रिटायरिंग ऑडिटर का, फिर भी यानी 5 साल वाला जो टेन्योर होता है, देखो if the retiring auditor has not completed a consecutive term of 5 year, अपने देखा था कि वो एक टर्म इंडिविजुअल एक टर्म ऑफ 5 ईयर यूज करता है, मतलब उसका जो है period of holding for that office is one term of 5 year and firm के अंदर जो है 10 years होता है, 2 terms of 5 years। तो अगर वो टर्म एक्सपायर नहीं हो रहा है, अभी भी उसके पास 1 या 2 साल अवेलेबल है, स्टिल हम उसको नहीं अपॉइंट करके किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, तो हमें एक स्पेशल नोटिस जो है वो देनी पड़ेगी फॉर अ रिजोल्यूशन एट एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें हम बताएंगे कि हम किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, यानी रिटायरिंग ऑडिटर को हम अपॉइंट ना करके किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल नोटिस पास करनी पड़ेगी रिजोल्यूशन के अंडर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर हम या फिर प्रोवाइडली एक्सप्रेसली दैट द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रिअपॉइंटेड, या तो हम रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि हम रिटायरिंग ऑडिटर को जो है अपॉइंट नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल नोटिस देनी पड़ती है, पहली बात। दूसरी, हमें कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस जो भी रहती है वो हमें रिटायरिंग ऑडिटर को इमीडिएट बेस पे सेंड करनी होती है। ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन, जैसे वो रेजोल्यूशन पास होता है, कंपनी जो है इमीडिएटली उसकी कॉपी जो है रिटायरिंग ऑडिटर को दे देगी। पहला दूसरा स्टेप क्लियर है। पहला स्टेप क्या है कि भाई अगर मेरे को रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना या फिर मेरे को किसी और को अपॉइंट करना है, तो मैं स्पेशल नोटिस जनरल मीटिंग में पास करूंगा। और दूसरी बात, जैसे ही वो रिजोल्यूशन पास होता है तो उसको जो है मैं सीधा सा रिटायरिंग ऑडिटर के पास जो है दे दूंगा कि भाई रिटायरिंग ऑडिटर ये वाली चीज है, ये वाला काम है, देख लेना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑडिटर, अब ऑडिटर के पास भी रिप्रेजेंटेशन करने का मौका रहेगा कि भाई वो अपनी सफाई की कुछ लिखे कि भाई क्या हुआ, मैंने ऐसा किया नहीं किया, जो भी एलिगेशंस मेरे पे लगाए हैं वो सही है नहीं है, वो वाली चीजों के बारे में बताया गया है। तो वेयर notice is given of such resolutions and the retiring auditor make with respect that to representation, retiring auditor जो है representation दे रहा है in writing to the company, कंपनी को in writing में दे रखा है, नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल लेंथ, यानी उसको एक लिमिट में होना चाहिए, रीजनेबल लेंथ में होना चाहिए, एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल अनलेस द रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड बाय इट टू लेट फॉर इट टू डू सो in any notice of the resolution given to the member of the company states the fact of the representation has been made and send a copy of the representation to every member of the company to whom notice of the meeting is sent whether before or after the receipt of the representation। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, यानी मेरे को, मैं ऑडिटर हूँ, मेरे को इन्होंने स्पेशल नोटिस दे दी कि हम जो है तुम्हें रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, मैं ऑडिटर हूं, मेरे ऊपर ये सो एंड सो एलिगेशंस लगा रखे थे, ये ऐसे ऐसे चीज है। अब इसने एलिगेशंस लगाए हैं, तो इसमें एलिगेशंस लगाए हैं, तो फिर मैं इस चीज के ऊपर एक काउंटर रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि भाई मेरे पे ये एलिगेशंस लगाए हैं, ये गलत है, ये एलिगेशंस लगाए यहाँ पे इनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये एलिगेशंस लगाए हैं, ये नहीं हो सकता, ऐसी ऐसी चीजें जो भी ऑडिटर जो है रिप्रेजेंटेशन देना चाहेगा वो एक रीजनेबल लेंथ में, यानी ऐसा नहीं कि मैं 100 200 300 पेज या उससे ज्यादा के पेज के लिख रहा हूँ, एक रीजनेबल लेंथ होना चाहिए। तो मैं एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो है वो लिख रहा हूँ और मैं कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनी जो है वो सारे मेंबर्स को ये सारी चीजें बता दें, और कंपनी उस चीज को सारे मेंबर्स को भेज भी देगी अनलेस द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड इट बाय टू लेट, यानी हमें बहुत लेट नहीं करनी चाहिए। अब वे लेट मतलब क्या, लेट मतलब आप ये समझो कि ऑडिटर की तरफ से डिले आ गया, यानी ऑडिटर ने, मतलब हमने जब रिप्रेजेंटेशन दिया ना तब तक भाई कंपनी ने ना ऑलरेडी सारे मेंबर्स को जनरल मीटिंग के बारे में नोटिस भेज दिया।
अब नोटिस ऑलरेडी भेज दिया, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, वो वापस थोड़ी भेजेंगे मेरे लिए। लेट इस तरीके से हो सकता है, या फिर कंपनी की तरफ से कोई डिले हो गया, कंपनी ने भेजा ही नहीं जानबूझ करके, या फिर गलती से उसमें भी डिफॉल्ट हो गया, तो वो सारी चीजें हो गया, अंदर लेट हो गया। तो अगर लेट नहीं हुआ है तो इन एनी नोटिस, जो भी वो उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाने के लिए नोटिस भेजी है ना कंपनी ने, जो भी कंपनी ने वो रिजोल्यूशन बनाने के लिए नोटिस भेजी है, उसके अंदर वो फैक्ट बता देंगे कि भैया ये रिप्रेजेंटेशन किया गया है बाय द ऑडिटर, एंड साथ ही साथ वो सारे मेंबर्स को वो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भेज देंगे जो ऑडिटर ने बनाया है। एंड लेकिन वो किसको भेजेंगे? जिसको मीटिंग की नोटिस गई हो, वेदर बिफोर और आफ्टर द रिसीट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी, या तो उससे पहले या तो उसके बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात ये है कि भैया ऑडिटर जो है वो अपना रिप्रेजेंटेशन देगा कि भाई मेरे पे जो एलिगेशंस लगाए हैं सही है नहीं है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू वो अपने रिप्रेजेंटेशन में बताता है, और अगर वो लेट नहीं बताता, वो अपने टाइम के हिसाब से बता देता है, तो सारे मेंबर्स को जो है वो सारी चीजें पढ़ने को मौका मिलता है। बट if copy of representation is not sent to member as aforesaid, यानी अभी मेंबर के पास गया ही नहीं, क्या रीजन हो सकता है? ईदर बिकॉज इट वॉज रिसीव्ड टू लेट, या तो ऑडिटर की गलती की उसने बहुत लेट भरा, या फिर बहुत लेट जो है सॉरी, या तो बहुत लेट जो है वो ऑडिटर ने जो कंपनी को ये सारी चीजें बताई, या फिर कंपनी का ही डिफॉल्ट था, कंपनी ने ही जानबूझ करके या फिर नहीं दिया, या फिर उसकी डिफॉल्ट से कुछ जो है मेंबर्स के पास रिप्रेजेंटेशन नहीं गया। तो ऑडिटर के पास राइट है कि वो रिप्रेजेंटेशन मीटिंग के अंदर रीड आउट कर सकता है, यानी मीटिंग के अंदर वो अपना रिप्रेजेंटेशन पढ़ के सबको सुनाएगा कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, और साथ ही साथ वो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी जो है हमें रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर देनी पड़ेगी। ये है चौथी चीज। ठीक है, पहली चीज क्या कि हमें स्पेशल नोटिस देनी पड़ेगी, दूसरी चीज क्या मतलब जनरल मीटिंग में स्पेशल नोटिस रिजोल्यूशन जो है वो करना पड़ेगा, दूसरी चीज क्या वो सारी चीज हम ऑडिटर को, रिटायरिंग ऑडिटर को दे देंगे, तीसरी चीज क्या और जो भी रिटायरिंग ऑडिटर है यानी जिसको हम निकाल रहे हैं वो अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, वो अपनी सफाई देगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, और वो सारे मेंबर्स को भेजा जाएगा। अगर नहीं भेजा गया क्या ड्यू टू द रीजन कि वो ऑडिटर ही लेट हुआ या ड्यू टू द रीजन कि वो कंपनीज का डिफॉल्ट है, तो वो सारी चीज जो है उससे तो वो कंपनी के अंदर वो रीड आउट कर दी जाएगी, और सेम रिप्रेजेंटेशन की चीज जो है वो रजिस्ट्रार को सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, फालतू चीज। इसी का सब सेकंड प्रोविजो क्या बोल रहा है? सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 read with rule 78 of National Company Law Tribunal 2006 provide, अगर if the tribunal that is NCLT is satisfy किस चीज का, ये नीचे बताया गया है कि on application in form number NCLT 1 may be filed by the director on the behalf of the company or aggrieved auditor to the tribunal, यानी डायरेक्टर ने जो है कंपनी के बिहाफ पे ट्राइब्यूनल में कोई एप्लीकेशन फाइल की है, या फिर एग्रीव्ड ऑडिटर ने जो है वो ट्राइब्यूनल को जो है एप्लीकेशन फाइल करी है। तो क्यों? क्योंकि भाई बताया गया है दैट द राइट जो कंफर्म किया गया है इस प्रोविजंस में उसका गलत यूज किया जा रहा है बाय द ऑडिटर, यानी ऑडिटर जो है अपने राइट का गलत पावर यूज कर रहा है। गलत पावर कैसे यूज कर सकता है भैया? मेरे को ये बात नहीं समझ आई, मतलब वो क्या करेगा, कैसे करेगा मिस यूज? यानी मैं बताता हूँ, ऑडिटर ने जो है रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो भी वो रिप्रेजेंटेशन देता है उसमें बहुत ही ज्यादा इररेलेवेंट बात लिखी है, या फिर ऐसी बात लिखी है जो मिसलीडिंग हो सकती है, किसी को भी मिसलीडिंग या इन्फ्लुएंस कर सकती है, या फिर वो ऐसी बातें लिख रहा है जो कहीं ना कहीं दूसरों को पर्सनल अटैक लग रहा है, और शायद वो पर्सनल अटैक भी हो सकता है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो डायरेक्टर या वो जो भी है वो एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि भाई जो भी ऑडिटर के पास पावर है वो उसका मिसयूज कर रहा है, अब्यूज कर रहा है। तो ऐसी चीज में अगर
अगर एनसीईआरटी जो है सेटिस्फाई हो गई, अगर एनसीईआरटी जो है वो सेटिस्फाई हो गई तो वो क्या करेगी, बोलेगी कि भाई जो भी कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन लिखा गया है उसको भेजने की जरूरत नहीं है, एंड साथ ही साथ वो रिप्रेजेंटेशन हम मीटिंग के अंदर भी पढ़ने नहीं देंगे, उसे नहीं पढ़ाया जाएगा। सिंपल सा। यानी इस वाले प्रोविजन में क्या बोला गया है कि अगर किसी भी तरीके से ऐसा लग रहा है कि ऑडिटर जो है अपने पावर का मिसयूज कर रहा है तो एनसीईआरटी में फॉर्म भर देंगे। अगर एनसीईआरटी सेटिस्फाई हो जाता है तो रिप्रेजेंटेशन को भेजने की नीड नहीं है और उसको मीटिंग के अंदर रीड करने की भी नीड नहीं रहेगी। एकदम सिंपल, ठीक है। ये वाला सबसेक्शन भी खत्म हो गया है। नाउ सबसेक्शन 5, ऑडिटर्स एक्ट इन फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड और कल्यूडेड इन एनी फ्रॉड। तो इसमें क्या बताया गया है, तो पहले समझते हैं अबेटेड मतलब क्या होता है एंड कल्यूडेड मतलब क्या होता है। अबेटेड यानी हमने किसी को हेल्प करिए कोई रॉन्ग या फिर इलीगल काम करने में। अबेटेड यानी ये, तो वो अबेटेड मतलब होता है। कल्यूडेड यानी कोई भी गलत काम में, रॉन्ग काम में हमने साथ दिया है, कि हमने भी वो काम किया है, हमने साथ दिया है तो हम कल्यूड हुए हैं, हमने भी वो चीज साथ में की। यहाँ पे हमने सिर्फ मदद की कि भाई ठीक है तू कर ले, मेरे से जो पॉसिबल होगा मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। यहाँ पे क्या है भाई मैंने भी वो साथ में काम करा है, तो ये होता है कल्यूडेड। तो अब क्या कि ये सबसेक्शन क्या बोला कि अगर ऑडिटर ने ऐसा कोई काम जिसमें फ्रॉडलेंट मैनर काम किया हो या फिर कोई भी फ्रॉड में कल्यूड हुआ हो या फिर कोई भी फ्रॉड में जो है अबेड हुआ हो यानी हेल्प करी हो, तो क्या होता है, तो क्या बताया गया है, ये वाली चीज बताइए। तो ट्राइब्यूनल में ऑर्डर द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर। ट्राइब्यूनल चाहे तो वो ऑर्डर कर देगा कि भाई तुम ऑडिटर चेंज करो। कब? विदाउट द प्रेजुडिस टू एनी एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स इन द फॉर द टाइमिंग इन फोर्स द ट्राइब्यूनल दैट इज एनसीईआरटी ईदर ऑन क्या, ट्राइब्यूनल या तो खुद से इट्स ओन सो मोटो, जिसको हम सो मोटो कहते हैं, या तो वो खुद से सो मोटो जिसको बोलते हैं, या तो किसी ने उसको एप्लीकेशन दी है, और वो किसी में कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एनसीईआरटी 9 के अंदर एप्लीकेशन दी है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन कंसर्न है कि जो भी उस कंपनी से कंसर्न है उसने जो है एनसीईआरटी फॉर्म में फाइल करके एप्लीकेशन दी है कि भाई ऐसा है कि ये ऑडिटर ने जो है फ्रॉडुलेंट मैनर में काम करा है। या तो ट्राइब्यूनल को वो खुद से लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो सीधा छापा मार देगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है तो उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो उस कंपनी से रिलेटेड और कंसर्न हो तो उसको ऐसा लगता है तो उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो जो है ट्राइब्यूनल वो फर्दर उस केस में बारे में देख लेगा। क्या देखेगा वो आगे देखते हैं कि इफ it is satisfied that the auditor of the company has whether directly या फिर indirectly acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud, यानी किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा समझ आता है, ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है एनसीईआरटी को कि हाँ उसने जो है गलत काम करा है, उसने जो है सही काम नहीं करा है, तो कल्यूडेड इन एनी फ्रॉड बाय और इन रिलेशन टू द कंपनी में या फिर उसके डायरेक्टर के साथ या फिर उसके ऑफिसर के साथ कल्यूड हुआ है, तो इट मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर। यानी अगर एनसीईआरटी को लगता है कि उसने गलत काम करा है, उसने फ्रॉडुलेंट मैनर में काम करा है, तो कंपनी को डायरेक्ट किया जाएगा कि तुम अपना ऑडिटर चेंज कर दो। एकदम सिंपल। रूल 78(3) ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में क्या बोला गया है, प्रोवाइड एग्जैक्टली सिमिलर प्रोविजन टू व्हाट इट इज स्टेटेड एज फर्स्ट प्रोविजन टू सबसेक्शन 5 ऑफ दिस सेक्शन 140। यानी सेक्शन 140 के सबसेक्शन 5 के अंदर जो प्रोविजन लिखा गया है नेशनल कंपनीज लॉ के रूल 78 में भी एग्जैक्ट सेम वर्डिंग्स लिखी गई है। ये जस्ट बता रहे हैं क्या बोला गया कि अगर एप्लीकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राइब्यूनल को बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं और ट्राइब्यूनल उस चीज से सेटिस्फाई हो गया कि हाँ ऐसा ऐसा चीज हो रहा है, तो ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट एनी चेंजेस ऑफ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड, कि हाँ चेंज तो करना ही पड़ेगा, तो वो विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस भी टाइम एप्लीकेशन दी उसके 15 डेज के अंदर जो है
उसके 15 डेज के अंदर मेक एन ऑर्डर दैट द ऑडिटर शैल नॉट फंक्शन एज ऑडिटर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए। एकदम सिंपल, बहुत बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल तरीके से जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोला गया है कि भाई ट्राइब्यूनल को लगता है कि वो फ्रॉडुलेंट मैनर में काम किया है, अबेटेड काम किया है या फिर कल्यूट किया है, कब उसे या तो खुद से लगता है या तो उसे फॉर्म किसी ने फाइल की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ऐसा ऐसा हो रहा है, या तो किसी पर्सन कंसर्न ने फाइल किया और उसे लग रहा है कि हाँ ये सही है, तो वो ऑडिटर को चेंज कर देगा। बस बात खत्म, एकदम बात खत्म। बस यहाँ पे ये फर्दर बताएगा कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एप्लीकेशन दिया था ना, अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा एप्लीकेशन दिया और ऐसा लग भी रहा है एनसीईआरटी को या ट्राइब्यूनल को सेटिस्फाई भी हो रहा है कि हाँ रिक्वायर्ड है, तो विद इन 15 डेज सारे एक्शन ले लेगा। बस बात खत्म, ठीक है, ये चीज समझ आए, बहुत ईजी है। चलो आगे देखते हैं। Ineligibility of auditor to be appointed and criminal liability. An auditor, whether individual or firm, against whom final order has been passed by tribunal under section 140, जिसके अगेंस्ट कोई भी ट्राइब्यूनल में ऑर्डर पास किया गया है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। यानी वो अगले 5 सालों तक जो है एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। जिस भी टाइम ऑर्डर पास हो रहा है उसके आगे आने वाले 5 सालों तक दैट ही विल बी नॉट और इट शैल बी नॉट विल बी एबल टू बिकम द ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी। एंड उसको साथ ही साथ सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट का प्रोविजन भी लायबल होगा। ठीक है, एकदम सिंपल चीज। 447 क्या होता है ये अपने चैप्टर नंबर 3 में देख लेंगे आराम से। In case of a firm, the liability shall be of the firm and that of every partner or partners who acted in fraudulent manner or abetted। यानी फर्म के अंदर वो किस किस की लाइबिलिटी रहेगी, तो फर्म की तो रहेगी ही रहेगी, सारे वो पार्टनर्स की भी रहेगी या फिर सारे वो पार्टनर्स की रहेगी जिन्होंने फ्रॉडुलेंट मैनर में काम करा है, कल्यूड करा है, अबेटेड करा है। The word auditor also include firm of auditors। ठीक है, ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है। FLP Limited engaged in the business of real estate and energy, defaulted on its borrowing which amounted to thousands of crore। यानी एक FLP Limited है जो रियल एस्टेट और एनर्जी के अंदर एंगेज है, उनका बिजनेस का कोर फंक्शनिंग यही है। उन्होंने कुछ डिफॉल्ट किया जिसके वजह बोरोइंग में कुछ डिफॉल्ट किया जिसके वजह से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का नुकसान हुआ। During the year ended 31st March 2024, a fraud was uncovered। अब भाई ये 31st मार्च 2024 तक पता चल रहा कि भाई कोई फ्रॉड हुआ है ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता चला कि ऑडिटर जो है ऑफ द कंपनी वर इन्वॉल्व्ड इन सच फ्रॉड। उस फ्रॉड के अंदर ऑडिटर भी इन्वॉल्व था। प्लीज सजेस्ट अब क्या हो सकता है, तो सीधी सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला तो वो ट्राइब्यूनल को बताएगी। ट्राइब्यूनल जो है अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हुआ तो वो ट्राइब्यूनल डायरेक्ट करेगी कंपनी को कि भाई तुम अपना ऑडिटर जो है चेंज कर दो, तो उस ऑडिटर शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर एंड 5 सालों के लिए। एंड सिमिलरली उसमें 447 को भी लपेट लिया जाएगा। इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो वो आप ये वाला क्राइटेरिया भी लिख सकते हो कि वो विद इन 15 डेज सारा काम करना होगा। इन्होंने नहीं लिखा है बट आप चाहो तो उसे भी लिख सकते हो, वो भी सही रहेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नाउ सबसेक्शन 5 का एक क्विक समरी ले लेते हैं। क्या बताया गया है कि एनसीईआरटी को खुद से लग रहा है कि कुछ गलत काम हो रहा है या फिर एप्लीकेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है, कल्यूड कर रहा है, बैट कर रहा है, या फिर कोई पर्सन कंसर्न है उस कंपनी से और उसने एप्लीकेशन दी एनसीईआरटी को कि ऐसी ऐसी चीज हो रही है और एनसीईआरटी सेटिस्फाई हो गया कि ऑडिटर ने जो है वो एक्ट किया है फ्रॉडुलेंट मैनर में, तो वो कंपनी को बोलेगा भाई तुम चेंज कर दो अपने ऑडिटर को एंड वो कंपनी का जो भी ऑडिटर है उसे रिमूव कर दिया जाएगा और वो जो है अगले आने वाले 5 सालों तक एज एन ऑडिटर नहीं बन सकता एंड इवन उसको 447 के अंदर लपेट लिया जाएगा। बस यहाँ पे ये चीज थी कि अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो रही है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है तो वो 15 डेज के अंदर जो है वो ऑर्डर हो जाना चाहिए और उसके अंदर बता दिया जाएगा कि जो भी ऑडिटर जो जिसको भी अपॉइंट करा है वो अब नहीं काम करेगा एंड दूसरे ऑडिटर को जो है सीजी अपॉइंट कर लेगा। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना सेक्शन नंबर 140 हो गया। सेक्शन नंबर 141 क्या बोलता है?
एक बार सेक्शन नंबर 140 क्विक ले लेते हैं, क्या बोला गया है कि कौन सा सेक्शन, कौन से सेक्शन में क्या बोला गया है। तो 140 के अंदर क्या बोला गया है, 140 सेक्शन के अंदर पहले सेक्शन 1 है जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आपको ऑडिटर को रिमूव करना है तो क्या, उसकी समरी देख लेते हैं, एकदम सिंपल सा रह जाएगा। समरी क्या है, हमें एसआर पास करना पड़ेगा कि हमें ऑडिटर को रिमूव करना है, उसके लिए हम बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे और हम सीजी को जो है एप्लीकेशन दे देंगे। एप्लीकेशन जो है 30 दिन के अंदर जो है बोर्ड रिजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर हम जो है सीजी में एडीटी 2 के अंदर दे देंगे। फिर जैसे ही सीजी का अप्रूवल आता है उसके 60 डेज के अंदर जो है हमें एजीएम बुलानी पड़ेगी स्पेशल नोटिस दे करके, और उस एजीएम के अंदर ऑडिटर को मौका दिया जाएगा कि तुम्हें अपनी सफाई देने का पूरा हक मिलता है, और उसके बाद जो है उसको सुन के स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा और ऑडिटर को रिमूव कर दिया जाएगा। यानी अगर ऑडिटर का रीजन कुछ ज्यादा ही वैलिड लगा तो शायद ऐसा भी चांस है कि उसको रिमूव ना करें, बट ये जनरल टर्म में बता रहा है क्योंकि ये सबसेक्शन रिमूवल की ही बात कर रहे हैं तो क्या होगा उसमें। फिर इसके अंदर बताया गया कि अगर रेजिग्नेशन करना है तो क्या, अगर रेजिग्नेशन करना है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो एडीटी 3 दे दो 30 डेज के अंदर रेजिग्नेशन के, कंपनी रजिस्ट्रार और सीजी को बता दो। अगर अदर कंपनी तो वही सेम प्रोसीजर कर दो लेकिन हमें सिर्फ कंपनी और रजिस्ट्रार को बताना है। और अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो 50,000 या फिर जो भी हमारा ऑडिटर का रेम्युनरेशन है व्हिचएवर इज लोअर। और अगर कंटिन्यू फेलियर में वो चीज का कंप्लाई नहीं करता रहा, जो ये भी बताया गया है कंटिन्यू फेलियर हो रहा है, तो 500 पर डे आफ्टर द कंटिन्यू फेलियर माना जाएगा और तब तक जाएगा जब तक वो 2 लाख तक नहीं होता। और अगर उससे पहले हमने करेक्टिव कर दिया तो फिर ये वाली प्रोविजंस भी रिलेवेंट हो जाएगी। सबसेक्शन 4 के अंदर बताया गया था कि अगर हम जो है रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम निकाल नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि उसका टर्म खत्म हो गया, अब हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या कि हमें पहले एक स्पेशल नोटिस जो है वो देनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में, जिसके अंदर प्रोवाइडली हम बताएंगे कि हम रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं या फिर हम किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं। दूसरी चीज, वो सारी चीजें जो है अपने को इमीडिएट बेस पे रिटायरिंग ऑडिटर जो इमीडिएट बेस पे जो भी है हमें रिटायरिंग ऑडिटर को ये स्पेशल नोटिस देनी पड़ेगी। थर्डली, ऑडिटर को मौका मिलेगा कि वो रिप्रेजेंटेशन दे और वो नोटिस के साथ जो है सबके पास जाएगा, दैट इज हर एक मेंबर्स के पास जाएगा। फोर्थ में अगर नहीं गया तो क्या, नहीं गया जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी गलती थी या फिर कंपनी का ही डिफॉल्ट था, तो उसको मौका मिलेगा कि तुम मीटिंग के अंदर रीड आउट करो और वो कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार के साथ जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि भाई जो भी उसको राइट मिले है ऑडिटर को वो उसको अब्यूज कर रहा है, वो उसका सही से यूज नहीं कर रहा है, तो कंपनीज ऑफ दी जो भी कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसको नीड नहीं है तुम्हें देने की, यानी तुम चाहो तो उसको नहीं दोगे चलेगा, एंड जो है उसको मीटिंग में भी रीड करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर फ्रॉडुलेंट मैनर, ये अभी जस्ट अपने पढ़ा, फ्रॉडुलेंट मैनर में क्या बताया गया है कि अगर उसे किसी भी तरीके से या तो खुद लगता है कि उसने गलत काम किया है या तो सीजी ने एप्लीकेशन दिया कि उसने गलत काम किया है, या फिर ऐसा कोई पर्सन कंसर्न है उसने एप्लीकेशन दिया और एनसीएलटी उस चीज से सेटिस्फाई है तो उसको हटा देगी सामने वाले ऑडिटर को, एंड वो जो ऑडिटर को रिमूव किया गया है वो अगले आने वाले 5 सालों तक कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, एटलीस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता, एंड 447 में लपेटा जाएगा वो अलग। अब सेक्शन नंबर 141 क्या है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसके बारे में भी। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑडिटर, ये सेक्शन नंबर 141 के अंदर बता रखा है। इसके अंदर क्या बता रखा है कि भैया क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या होगा, कौन ऑडिटर बनेगा, तो ऑडिटर वही होगा जो सीए हो और वो इन प्रैक्टिस हो। इन प्रैक्टिस यानी उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन दी, यानी सीए एक्ट के हिसाब से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए एंड उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। एकदम सिंपल। सिंस सेक्शन 139 अलाउ करता है कि फर्म भी अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर, हेंस इसका एक प्रोविजो है जो क्लियरली बताता है कि वही फर्म जो है दैट ओनली दोज फर्म वेर इन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट बाय इट्स फर्म नेम। यानी ऐसा फर्म, अब हमने देखा था कि फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं, तो अगर फर्म के अंदर वही फर्म हम अपॉइंट कर सकते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर जो है वो सीए हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो हो गया वो। अब भैया अगर फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं तो साइन कौन करेगा, अब फर्म के पास तो हाथ है नहीं वो साइन करेंगे, अरे तो उसमें क्या है दूसरे लोग करेंगे। हु शैल साइन इफ अ फर्म अपॉइंटेड एज ऑडिटर, तो जहाँ पे फर्म इंक्लूडिंग द एलएलपी जो है वो अपॉइंट की गई है एज एन ऑडिटर, तो वहाँ पे वही पार्टनर साइन करेगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड शैल बी ऑथोराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, उस फर्म के बिहाफ पे वो साइन करने वाला है। ये था सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 3 क्या है, वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर की बात कर रहा है, तो ये वाली चीज जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने ने देखा सेक्शन नंबर 140 जिसके अंदर अपने ने सबसेक्शन 2
5 सब सेक्शन पढ़े हैं जो अपने ने अभी जस्ट रिवाइज करें, और हमने बस जस्ट शुरू किया है सेक्शन नंबर 141 जिसके अंदर बताया गया कि कौन एलिजिबल है जो अपने ने देख लिया, कौन क्वालिफाइड है जो अपने ने अभी देखा, उसके बिहाफ पे कौन साइन करेगा जो अगर फर्म है तो क्या। नाउ हमें जस्ट इस सेक्शन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ने की नीड आती है कि डिस्क्वालिफिकेशन कौन है, यानी कौन ऑडिटर जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता, वो वाली चीज अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।